हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के वैसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपका फाइनल एग्जाम का फाइनल रिवीजन वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में जो हम लोग 50 ऑब्जर्व क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं ना, सभी प्रश्न आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है और सभी प्रश्न आपका अति महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सार्वजनिक टेलीफोन, या फिर मोबाइल, और ऑप्शन सी में आपका दिया वॉकी टॉकी या फिर रेडियो। तो दोस्तों, वर्तमान में संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन है ना, मोबाइल यानी कि स्मार्टफोन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसे हम लोग कहेंगे रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दूर संचार के लिए, या फिर मौसम विज्ञान के लिए, या फिर संसाधनों की खोज के लिए, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है दूरदर्शन के लिए। तो दोस्तों, आप लोग बता देते हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह जिसे हम लोग कहेंगे रिमोट सेंसिंग उपग्रह का जो उपयोग होता है ना, संसाधनों की खोज के लिए होता है। यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है स्थल में, या फिर समुद्र में, या फिर आसमान में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सुनामी जो है ना, हमेशा समुद्र में आते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न को देखिएगा कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। ऑप्शन ए में आपका दिया ऊंची भूमि वाले स्थान पर, या फिर गांव के बाहर, या फिर जहां है उसी स्थान पर, और ऑप्शन डी में आपका दिया खेतों में। तो दोस्तों, बाढ़ के समय यानी कि जब भी बाढ़ आए ना, तो आप सबको ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। ऑप्शन ए में आपका दिया दूरबीन का, या फिर इंफ्रारेड कैमरा का, या फिर हेलीकॉप्टर का, और ऑप्शन डी में आपका दिया टेलीस्कोप का। तो दोस्तों, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए जो है ना, इंफ्रारेड कैमरा का मदद ली जाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण फाइनल एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं। और दोस्तों, ये जो सभी प्रश्न हैं ना, आपके NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और ये दोस्तों, ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना हो ना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि आग लगने से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ठंडा पानी डालना चाहिए, या फिर गर्म पानी डालना चाहिए, या फिर अस्पताल पहुंचना चाहिए, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आग से जलते हुए स्थिति पर जले हुए स्थान पर जो है ना, ठंडा पानी डालना चाहिए, यही जो है ना प्राथमिक उपचार करना चाहिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया पी तरंग, या फिर एस तरंग, या फिर एल तरंग, और ऑप्शन डी में आपका दिया टी तरंग। तो दोस्तों, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहला जो तरंग होता है ना, उसे हम लोग पी तरंग के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया भूकंप केंद्र, या फिर अधिकेंद्र, या फिर अणु केंद्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को जो है ना, अधिकेंद्र कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा का ये परिभाषा किसने दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको दिया मार्शल ने, या फिर रॉबर्टसन ने, या फिर हार्टली विदर्स ने, या फिर सेलिंगमैन ने। तो दोस्तों, आप लोग बता देते हैं, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा का जो डेफिनेशन दिया था ना, हार्टली विदर्स ने दिया था। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि साख का क्या अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया विश्वास करना या फिर ऋण लौटाने की क्षमता या फिर ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों साख का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना, विश्वास करना और इनके साथ साथ ऋण लौटाने की क्षमता भी होता है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि निम्न में से कौन सा आधुनिक उद्योग मुद्रा का एक रूप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको सोने के सिक्के या फिर कागज का नोट या फिर चांदी के सिक्के, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी आधुनिक मुद्रा का जो रूप है ना किसका सिक्के है, तो दोस्तों यहाँ पे कागज का नोट हो जाएगा, ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर राष्ट्रपति या फिर संसद। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना ये भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मुद्रा या फिर जमा या फिर ड्राफ्ट, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं मुद्रा, जमा और ये ड्राफ्ट, ये जो है ना तीनों आधुनिक मुद्रा का रूप है, लेकिन आपका जो है ना वस्तु विनिमय प्रणाली जो होता है ना ये आधुनिक मुद्रा का रूप नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए में आपको जमीन या फिर खेतों के कागजात या फिर मुद्रा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मालगुजारी की रसीद। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं मनुष्य के आर्थिक जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है ना मुद्रा है, यानी कि करेंसी है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका जो महात्मा गांधी जी ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने या फिर सरदार पटेल ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है दादा भाई नौरोजी ने। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान जो लगाया था ना दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लोग कवर किए हैं, और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे पूछे ही जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को फटाफट से लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए में आपको राजकीय आय या फिर राष्ट्रीय आय या फिर प्रति व्यक्ति आय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो प्रति व्यक्ति आय होता है ना ये हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 22,553 रुपए या फिर 25,494 रुपए या फिर 6,610 रुपये या फिर 54,850 रुपये। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जब सर्वे किया गया था 2008 से 2009 के अनुसार भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है ना औसत एवरेज में 25,494 रुपए है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फुट डालो और राज करो की नीति अपनाई, यानी कि फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। ऑप्शन ए में आपका दिया अंग्रेजों ने या फिर व्यवसाय प्रधान ने या फिर उद्योग प्रधानों ने या फिर उपर्युक्त तीनों। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं फुट डालो और राज करो की जो नीति अपनाई थी ना अंग्रेजों ने अपनाई थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आय कर को या फिर उत्पाद कर को या फिर बिक्री कर को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो है ना आय कर को शामिल किया जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका सेवा क्षेत्र को, या फिर कृषि क्षेत्र को, या फिर उद्योग क्षेत्र को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ पे उद्योग क्षेत्र को जो है ना द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, और दोस्तों तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका सेवा क्षेत्र को जो है ना हम लोग तृतीय क्षेत्र कहेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कि नागरिकों की उदासीनता पर, या फिर नागरिकों की कानूनी कार्रवाई पर, या फिर नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या फिर नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा के लिए नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है ना, ये आपका नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकतंत्र में महिलाओं की जो भागीदारी थी ना कितना प्रतिशत थी। ऑप्शन ए में आपका दिया 10%, या फिर 15%, या फिर 33%, और ऑप्शन डी में आपका दिया 50%। तो दोस्तों 15वीं लोकसभा चुनाव में से पहले जो लोकतंत्र में महिलाओं की जो भागीदारी थी ना लगभग 10% थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया लालटन, या फिर तीर, या फिर बंगला, और ऑप्शन डी में आपका दिया साइकिल। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है ना बंगला है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए में आपका दिया 7, या फिर 9, या फिर 8, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 10। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो वर्तमान में यानी कि अभी जो केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है ना 9 है, ठीक है। पहले केंद्र शासित प्रदेश कितना था, 7 था, लेकिन और अभी 2 केंद्र शासित प्रदेश को घोषित किया गया, लद्दाख हो गया और आपका जम्मू कश्मीर। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर जो है ना टोटल अभी आपका वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ उत्तराखंड, या फिर छत्तीसगढ़, या फिर चंडीगढ़, और ऑप्शन डी में आपका दिया केरल। तो दोस्तों यहाँ पे जो चंडीगढ़ है ना ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया लाल कृष्ण आडवाणी, या फिर मुरली मनोहर जोशी, या फिर राजनाथ सिंह, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं बीजेपी पार्टी का जो प्रथम अध्यक्ष थे ना कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई। बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका 1970 में, या फिर 1975 में, या फिर 1977 में, या फिर 1980 में। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा हुई थी ना 1975 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से एक रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया मोरारजी देसाई, या फिर जयप्रकाश नारायण, या फिर महेंद्र सिंह टिकैत, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ चौधरी चरण सिंह। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता थे ना महेंद्र सिंह टिकैत थे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है और बहुत बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखिएगा क्वेश्चन से एक रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया। ऑप्शन ए में आपको दिया बिहार, या फिर उत्तर प्रदेश, या फिर आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी में आपका दिया तमिलनाडु। दोस्तों आप लोग बता देते हैं ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है ना ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के फाइनल परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं। और दोस्तों यह फाइनल एग्जाम का फाइनल रिवीजन वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद करते हुए जाना है। और दोस्तों ये 50 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1864 ईस्वी में, या फिर 1866 ईस्वी में, या फिर 1870 में, या फिर 1871 में। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी ना 1871 में हुई थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में आपको तो सैडोन में, या फिर सेडेवा में, या फिर साइडान में, या फिर फ्रैंकफर्ट में। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था ना सैडोन में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि दास कैपिटल की रचना किसने की। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है एंजल्स ने, या फिर दोस्तोयेव्स्की ने, या फिर टोल्स्टॉय ने, या फिर कार्ल मार्क्स ने। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं दास कैपिटल की जो रचना की थी ना कार्ल मार्क्स ने की थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया फराओ, या फिर जार, या फिर राजा, या फिर रेजिडेंट। तो दोस्तों रूस के सम्राट को जो है ना रूस का जार कहा जाता था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1 अप्रैल को, या फिर 1 मई को, या फिर 15 अप्रैल को, या फिर 8 मार्च को। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं मजदूर दिवस जो है ना 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया 4 जून को, या फिर 1 दिसंबर को, या फिर 15 अप्रैल को, या फिर 8 मार्च को। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया दास कैपिटल को, या फिर वार एंड पीस को, या फिर स्पार्क को, और ऑप्शन डी में आपका दिया कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं समाजवादियों का बाइबल जो है ना दास कैपिटल को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1917 ईस्वी में, या फिर 1919 ईस्वी में, या फिर 1921 ईस्वी में, या फिर 1923 ईस्वी में। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की जो स्थापना हुआ था ना 1919 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ पे है, वही आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपको उड़ीसा में, या फिर झारखंड में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं राउरकेला लोहा इस्पात जो है ना लोहा इस्पात का उद्योग कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों उड़ीसा में स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अब्राहम डर्बी ने, या फिर जेम्स वाट ने, या फिर जॉर्ज स्टीफेंसन ने, या फिर रॉबर्ट फुल्टन ने। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं वाष्प चालित रेल इंजन का जो आविष्कार किया था ना किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश से के सहयोग से खोला गया। ऑप्शन ए में आपका जर्मनी, या फिर ब्रिटेन, या फिर रूस, और ऑप्शन डी में आपका अमेरिका। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ना ये आपका किस उद्देश्य से खोला गया था। तो दोस्तों ये जो है ना जर्मनी देश के सहयोग से खोला गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए में आपका दिया सूती मार्ग या फिर रेशम मार्ग या फिर उत्तरापथ और ऑप्शन डी में आपका दिया दक्षिणी पथ। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं प्राचीन काल में जो है ना रेशम मार्ग स्थल से जो है ना एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इससे पहले वाला जो प्रश्न जो था क्या था कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था। तो दोस्तों ये जो है ना हम क्या बताया, जर्मनी बताया, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको जो है ना आप लोग सही कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर जो है ना 41 का सी हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। ऑप्शन ए में आपका था श्रमिक वर्ग या फिर मध्यम वर्ग या फिर कृषक वर्ग या फिर सभी वर्ग। तो दोस्तों आप लोग बताते हैं पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है ना श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और इनके साथ साथ कृषक वर्ग यानी कि ये सभी वर्ग का जो है ना शोषण हुआ। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया अमेरिका में या फिर जर्मनी में या फिर जापान में या फिर इंग्लैंड में। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था ना कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। ऑप्शन ए में आपका था कुरान की या फिर गीता की या फिर हदीस की या फिर बाइबल की। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जो है ना बाइबल पुस्तक की छपाई की, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के फाइनल एग्जाम का फाइनल रिवीजन वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण है 50 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 50 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। ऑप्शन ए में आपको फ्रांस का या फिर रूस का या फिर अमेरिका का या फिर इंग्लैंड का। तो दोस्तों ये रूसो जो है ना फ्रांस देश का दार्शनिक था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। ऑप्शन ए में आपको भारत में या फिर जापान में या फिर चीन में या फिर अमेरिका में। तो दोस्तों विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की जो शुरुआत हुई थी ना चीन में हुई थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे लोकप्रिय तोहफा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका महात्मा गांधी जी ने या फिर मार्टिन लूथर ने या फिर मोहम्मद पैगंबर ने या फिर ईसा मसीह ने। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं मुद्रण ईश्वर की दी गई एक महानतम देन है, ये जो कहा था ना मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन ए में आपका बिहारी का मैदानी क्षेत्र या फिर उत्तराखंड या फिर हरियाणा और ऑप्शन डी में आपका पंजाब। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो सोपानी कृषि है ना ये आपका उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य और मेन कारण क्या है, वही आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपका दिया वनोन्मूलन या फिर अति पशुचारण या फिर अधिक सिंचाई और ऑप्शन डी में आपका दिया गहन खेती। तो दोस्तों आप लोग बताते हैं पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य और मेन कारण है ना अधिक सिंचाई, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के 50 काफी महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और दोस्तों ये जो 50 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 50 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 50 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग फटाफट से हमें कमेंट करके बताइए कि 50 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का उत्तर सही और सटीक याद था। इसका जवाब आप जो है ना इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। और दोस्तों इसके साथ साथ इस डब्ल्यू का भी क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में कमेंट करके फटाफट से बता देना। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन ए में आपको बिहार या फिर उड़ीसा या फिर कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका भी राइट आंसर जो है ना आप लोग इसी वीडियो में कमेंट करके बताइए।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आपके साथ जितने भी दोस्त यार इस बार आपके फाइनल मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी जो है ना अभी से तैयारी करके अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। और दोस्तों बहुत जल्दी जो है ना हम अपने चैनल में जो है ना सब्जेक्टिव टाइप यानी कि सभी विषय के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है ना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग जो है ना इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।